देखिए, जब हस्तरेखा में आप हाथ देखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप उसके हाथ को उल्टी पीछे दिशा से देखें। तो जब भी कभी हाथ देखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले पीछे देखें, उंगलियों का झुकाव देखें, नेल्स को देखें कि उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद आप फ्रंट में आकर के फिर आप हाथ को देखें। पुलिस से यारी और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जी, जब आप इनमें से किसी भी पर्वत के पास जाएंगे तो जो पर्वत उभार लिए है, ऊंचाई लिए है, आप ये समझिए उस ग्रह की पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के अंदर अधिक मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सरकार से लाभ होगा। सूर्य जिसका मजबूत होता है वो व्यक्ति किसी से दबता नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से डरता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात साबित होती है या मोदी जी के लिए। बिल्कुल। मोदी जी कोई बात को बोलते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी गंभीर होकर सुनता है, उनके विपक्ष वाले भी एकदम गंभीर होकर सुनते हैं। चंद्र पर्वत से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। अगर व्यक्ति का चंद्र पर्वत कमजोर है तो आप ये समझिए वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। केवल सूर्य के पर्वत की मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। मंगल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मंगल पर्वत कहाँ है, क्या दे सकता है और क्या ले सकता है? जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल मजबूत होता है, तो आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति प्रशासन के पद में आगे बढ़ सकता है। जब व्यक्ति का समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जब उसके पास धन की स्थितियां कमजोर होती हैं, तो फिर वो मंदिर की घंटा बजाना शुरू करता है, फिर वो बाबा जी बनना शुरू करता है, फिर वो पूजा पाठ कंठी माला। अच्छा, कौन से धाम जाएं? अब यहाँ धाम जाते हैं, अब वहां धाम जाते हैं। मतलब ये द्वीप का निशान मस्तिष्क रेखा पर बन जाए, डॉक्टर कितना भी स्कैन कर ले सर को, रोग नहीं ढूंढ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एस अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद है आचार्य श्री कुलदीप जी पांडे, जो एक बहुत ही अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और कानपुर से आए हैं। दोस्तों, ज्योतिष की अलग अलग विधाओं में हम लोग आपके पास में विशेषज्ञों को लेके आते हैं। कभी टेरो कार्ड रीडर, तो कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, कभी तांत्रिक, कभी पामिस्ट। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आचार्य श्री को मेरा नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा कि ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं भविष्य बताने के लिए, इसमें जो सबसे सटीक जो माना गया है वो हस्तरेखा को बोलते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बोलते हैं कि कुंडली में समय आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जी जी, पर हस्तरेखा एक जगह स्थिर रहती है। तो पहला मेरा सवाल ये होगा आपसे कि क्या हस्तरेखा भी चेंज होती है कभी? बिल्कुल चेंज होती है। हस्तरेखा प्रमुख रूप से चेंज ऐसे होती है कि हाथ में कुछ 7 प्रमुख रेखाएं होती हैं जो चेंज नहीं होती। उन 7 प्रमुख रेखाओं के साथ कुछ सपोर्टिव रेखाएं होती हैं जो मन की सोच के अनुसार चेंज होती रहती हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपके मन में निगेटिव ख्याल आ रहे हैं या किसी कारण से कहीं से कोई निगेटिव वाइब्रेशन आपके दिमाग में डाला जा रहा है, तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उसमें चेंजमेंट आ जाएगा, उसमें बबल्स आ जाएगा, उसमें क्रॉस आ जाएगा, और ऐसा देखा गया है। और ये जो सपोर्टिव रेखाएं चेंज वाली होती हैं, ये 6-6 महीने में चेंज होती रहती हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपको डर लगने लगे अपने शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बॉडी से संबंधित, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपकी लाइफ लाइन है वहां पर कुछ कट या कुछ क्रॉस उस समय तत्काल में उपस्थित हो जाएंगे। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप सोचते कैसे। तो आचार्य जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कोई जातक आपके पास में आता है तो हाथ देखने से पहले क्या प्रक्रिया होती है? कि सीधा हथेली पे हम देखें, कि उसको रेखा को देखें, या ब्रेसलेट मणिबंध रेखा को देखें? कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए, जब हस्तरेखा में आप हाथ देखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप उसके हाथ को उल्टी पीछे दिशा से देखें। आपने उसके हाथ को ऐसे रखवाना है, उसकी उंगलियों की बनावट को देखना है, उसके नेल्स को देखना है, उसके नेल्स के झुकाव किस तरफ की ओर है, वो किस प्रकार कटे हैं, कमजोर हैं, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं। और जब आप इतना देख लेंगे तो आप बैक साइड से देख करके ही उसके फ्रंट साइड की पर्वतों की स्थिति को भी आप केवल पीछे के हाथ से देख करके, बनावट से देख करके आप समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जब आप इस हाथ को जैसे देख रहे हैं,
अब आप ने गुरु की उंगली को देखा, किसी कारण से गुरु की उंगली का झुकाव दूसरी तरफ शनि की उंगली की ओर है या अंगुष्ठ की ओर है, इसका जो नेल्स का झुकाव दोनों में से किसी की ओर भी है, तो ऐसी स्थिति में आप व्यक्ति को सीधा सा कह सकते हैं कि गुरु बुद्धि का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है, वाणी का प्रतीक है, विचार का प्रतीक है, सोच का प्रतीक है। अब ये उंगली तो आपकी टेढ़ी हो गई। फिर जितने प्रतीक थे ये अगर आप स्वयं से डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में एक किसी पंडित जी को पकड़ लें और उन पंडित जी से आप इस बात के लिए संपर्क करते हैं, जब भी कोई काम करें उनसे पूछ लें, आचार्य जी मैं कार्य कर लूं, मैं ये कार्य कर लूं, क्योंकि आपकी गुरु की उंगली टेढ़ी है। और अगर आपने स्वयं से कोई कार्य किया तो कुछ देर बाद आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण के रूप में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो शर्ट लाते हैं, बहुत मस्ती से लाते हैं, बढ़िया से खरीद के लाते हैं, 2 दिन पहनते हैं फिर हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस शर्ट की परचेजिंग में उनकी अपनी बुद्धि का उपयोग है। गुरु की उंगली टेढ़ी है, आपका डिसीजन आपके लिए सुटेबल नहीं है, ये आप मान करके चलिए, इसमें कहीं कोई डाउट वाली स्थिति नहीं। तो ये आप केवल पीछे के हाथ की स्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर सूर्य की उंगली में जब आप पीछे से देख रहे हैं, अगर ये आपका नेल्स टेढ़ा है, सूर्य प्रमुख रूप से राज सत्ता का कारक है, सूर्य प्रमुख रूप से सरकार का कारक है, सूर्य प्रमुख रूप से शासन का कारक है, और ऐसी स्थिति में आपकी उंगली टेढ़ी है तो आपको इन सभी चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आप थोड़ा भी कुछ पुट करेंगे, कुछ भी प्रक्रिया करेंगे और थोड़ा भी कहीं मिस्टेक हो गया तो सामने वाला आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि आपका जो सूर्य है उस सामने वाले सूर्य की अपेक्षा कमजोर है। वो मालूम कैसे पड़ेगा? जब आप पीछे से हाथ को देख रहे हैं। तो जब भी कभी हाथ देखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले पीछे देखें, उंगलियों का झुकाव देखें, नेल्स को देखें कि उसकी स्थिति क्या है, उसके बाद आप फ्रंट में आकर के फिर आप हाथ को देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही कि जब सूर्य की अंगुली शनि की ओर झुकाव हो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ये कहावत यहाँ सूट हो जाती है कि पुलिस से यारी और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी सूर्य अंगुली शनि की ओर झुकी हो। जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि जितने भी बड़े संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, या आज के समय में मैं ज्यादा जिनको सुनता हूँ, लाइक करता हूँ, सुधांशु जी, बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता, जी उनकी गुरु अंगुली सबसे लंबी है। जी बिल्कुल। उनसे यह भी साबित होता है कि व्यक्ति ज्ञानी है। आप कभी देखिए, जब संत महात्मा कभी जप करते हैं तो जप की मुद्रा क्या है? वो ए मुद्रा है। हाँ। इसको दबा करके रखते हैं। इस उंगली में हिंदी का शब्द है, हो सकता है आपको ना आता हो, चैत, बैसाख और जेठ। इन तीनों महीने गर्मी इसमें होती है। हाँ। अगर इसको हम कई बार आपकी ओर दिखाएं, उंगली दिखाएं, तो पहली चीज तो आपको बड़ा खराब लगेगा। हाँ। तत्काल में रिएक्शन ये होगा कि आप उंगली हटाइए, उंगली मत दिखाइए। दूसरा क्या है, अगर इस उंगली को किसी पुष्प की ओर दिखा दिया जाए तो पुष्प के बाद फल बनता है, तो स्थिति क्या होगी कि फल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको उंगली दिखा दी। लोग कहते हैं ना उंगली कर दी, तो ये उंगली है। अच्छा है कि ये उंगली जब बड़ी है आपकी, यानी कि आपका गुरु बहुत मजबूत है, और जब गुरु बहुत मजबूत है तो फिर सामने वाला टिक कैसे सकता है? तो जो आपने सुधांशु जी का नाम लिया, उनकी स्थिति यही है कि उनकी उंगली जब हम कई बार देखते हैं वो ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे हाँ। स्ट्रेट रहती है, और जब वो स्ट्रेट रहती है तो सामने वाला पहले से कितना भी क्यों ना उछल रहा हो, लेकिन जब वो आप बोलते हैं तो फिर वो सामने से शांति हो जाता है। कारण क्या है? गुरु का स्ट्रांग होना। आप एक चीज बड़ी आसानी सी बात है, कहावत है कि जब व्यक्ति का गुरु स्ट्रांग हो या सपोर्टिव व्यक्ति जो गुरु है, अगर वो सपोर्ट करने वाला स्ट्रांग है तो व्यक्ति जमीन से उठ करके आसमान में पहुंच सकता है। अब यहाँ पर जिसकी स्वयं की उंगली इतनी स्ट्रांग है वो कितना स्ट्रांग होगा? तो ये गुरु पर्वत से आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम पर्वतों पे आते हैं कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पर्वत कहाँ कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। हाथ में कुंडली में तो हमें पता है कि ये नवग्रह एकदम स्पष्ट लिखे हुए थे, सूर्य पहले घर में है, चंद्रमा 5वें घर में है। हाथ में नवग्रह कहाँ होते हैं? जैसे आप ये हथेली देख रहे हैं, प्रत्येक उंगली का अपना एक स्वामी होता है। उदाहरण के रूप में ये बुद्ध है, ये सूर्य है, ये शनि महाराज है, ये गुरु महाराज है। तो यहाँ पर 4 उंगलियां, और चारों उंगलियों के पर्वत जहां से उंगली समाप्त होती है वहीं पर। जैसे ये गुरु का पर्वत है, ये आपका शनि का पर्वत है,
ये आपका सूर्य का पर्वत है, अब ये आपका बुध पर्वत है। अब प्लैनेट तो होते हैं यहाँ पर 9, तो ऐसी स्थिति में 5 बाकी सारे कहाँ चले गए। तो ऐसी स्थिति में जब आप और बारीकी से देखेंगे तो अंगूठे के जो नीचे का हिस्सा है ये वाला शुक्र पर्वत कहलाता है। जब इस शुक्र पर्वत से और आप साइड पहुंचेंगे तो ये आपका चंद्र पर्वत कहलाता है। ये स्थान और ये स्थान, दो स्थान आपके मंगल के पर्वत कहलाते हैं। जब आप इस अंगूठे के इस वाले स्थान को ब्रेसलेट के पास रखेंगे और ये ब्रेसलेट के पास रख करके जहां ये पहुंचेगा तो ये स्थान केतु कहलाया जाएगा। और जब अपने ही अंगूठे से इस स्थान को ब्रेसलेट पे ऐसे ऐड करेंगे और जहां ये पहुंचेगा तो ये मध्य का स्थान जो है वो राहु का कहलाया जाएगा। अब अपने हाथ पे आप स्वयं देखिए कि जो पर्वत आपका बहुत उठा हुआ है, स्ट्रांग है, आपके अंदर उस पर्वत की विशेषताएं ज्यादा हैं। उदाहरण के रूप में अगर ये शुक्र पर्वत आपका दबा हुआ है, आप कितने भी देखने में अच्छे हो, स्मार्ट हो, अगर ये शुक्र पर्वत आपका दबा हुआ है तो आपकी स्थिति क्या होगी कि आज आपने ये कुर्ता पहन रखा है, कल जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपके मन में आएगा एक ही दिन का तो पहना हुआ है, इसको फिर पहन लेते हैं। फिर परसों मन में आपके ये आएगा कि चलो ऑफिस पहन के नहीं जाते, घर वाले कार्य में इसको पहन करके उपयोग कर लेते हैं। शुक्र अगर कमजोर है तो व्यक्ति के पास कितनी भी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, वो साधारण सा जीवन जीना व्यतीत करना पसंद करता है। ये पर्वतों से हम देख सकते हैं। और प्रमुख रूप से कैसे मालूम पड़े, पर्वतों का उभार होता है। जब आप भारतवर्ष के मानचित्र पर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा पर्वत। तो पर्वत कैसे मालूम पड़ता है, पर्वत उभार में होता है, ऊंचाई पे होता है। तो जब आप इनमें से किसी भी पर्वत के पास जाएंगे तो जो पर्वत उभार लिए है, ऊंचाई लिए है, आप ये समझिए उस ग्रह की पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के अंदर अधिक मात्रा में। मतलब जिस ग्रह का जो पर्वत उभरा हुआ होगा वैसी पर्सनैलिटी जातक की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम 9 ग्रहों पे ही बात कर लें कि व्यक्तियों की, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो अपने हाथ में देख के पता कर सकते हैं कि मेरा ये पर्वत उभरा है तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो शुरू में हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं। सूर्य जिसका पर्वत उभरा हुआ होगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है? एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा कि कभी पर्वत उभरा होता है और कभी पर्वत दबा हुआ होता है, और दबे हुए पर्वत की ताकत उभरे हुए पर्वत से कई बार ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जैसे उदाहरण के रूप में मेरे हाथ पर आप देखें तो ये सूर्य पर्वत है, आपको दबा हुआ दिखाई देगा। दबने का कारण क्या है? दबने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इसमें सूर्य की लाइन निकल चुकी है। तो जो उभरा हुआ पर्वत था, उस उभरे हुए पर्वत की जो ताकत थी, अब जब यहाँ पर सूर्य रेखा निकल गई तो उस पर्वत से इसकी ताकत ज्यादा होगी। तो पहले तो आपको ये समझना होगा, केवल उभरे हुए पर्वत को देख करके नहीं समझेंगे। अब कोई यहाँ हस्तरेखा को देख करके अपने हाथ को टटोल रहा है कि मेरा तो पर्वत दबा हुआ है, तो वो घबराए नहीं, उसमें देखिए कहीं कोई लाइन तो नहीं है। अगर लाइन है तो भी आप उस पर्वत को स्ट्रॉन्ग समझिए। आपका प्रश्न है कि सूर्य पर्वत अगर उभरा हुआ है तो क्या स्थिति होगी? ऐसे व्यक्ति की सबसे पहली पर्सनैलिटी होगी कि जब वो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है तो सामने वाले बिल्कुल शांत होकर के उसको सुनते हैं, बिल्कुल उसके सामने नहीं बोलते। अगर सूर्य पर्वत स्ट्रॉन्ग है तो बड़े से बड़े पद में बैठा व्यक्ति उस साधारण व्यक्ति के साथ बड़ी सामान्य भाषा से बात करता है, क्योंकि उसका सूर्य पर्वत स्ट्रॉन्ग है। भाई आपके अंदर भी एक सूर्य है, मेरे अंदर भी सूर्य है। अब आपका सूर्य अगर मेरे से डाउन है तो भले ही आप बहुत बड़े पद में हो, लेकिन जब मेरे से आप बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो मेरा वाला सूर्य कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नीचे बैठाने का, कमजोर करने का प्रयास करेगा। तो सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति सरकारी पद में जाता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि सरकार में नौकरियां निकलती नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि सूर्य में अगर कोई लाइन है तो सरकारी पद में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सरकार से लाभ होगा। उदाहरण के रूप में, जैसे आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप भी कुंडलियां देखते हैं। अब आपके हाथ पे अगर मैं देखना चाहूं थोड़ा सा, तो आपके हाथ पे ये कई सारी सूर्य रेखाएं हैं। अब आप तो गवर्नमेंट आदमी है नहीं, तो यहाँ पर मेरी बात झूठी हो जाएगी कि पंडित जी आप तो कह रहे हैं कि सूर्य रेखा होने से व्यक्ति सरकारी पद में होता है। तो सरकारी पद में आप भले ही ना हो, लेकिन आपके जो क्लाइंट होंगे, अगर आपके पास 20 क्लाइंट हैं तो 11 क्लाइंट सरकारी होंगे, बाकी सारे नॉर्मल होंगे। अब आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप इसमें कुछ बताइए, क्या ऐसी स्थिति आपके साथ है? हाँ, अधिकांश मेरे
पॉलिटिक्स से ज्यादा कनेक्शन रहता है, राजनेताएं ज्यादा मेरे क्लाइंट रहते हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सूर्य जिसका मजबूत होता है वो व्यक्ति किसी से दबता नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी से डरता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बात साबित होती है यहाँ मोदी जी के लिए। बिल्कुल। मोदी जी कोई बात को बोलते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी गंभीर होकर सुनता है, उनके विपक्ष वाले भी एकदम गंभीर होकर सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आगे हम बढ़ते हैं कि चंद्र पर्वत से क्या हो सकता है। चंद्र पर्वत से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। अगर व्यक्ति का चंद्र पर्वत कमजोर है तो आप ये समझिए वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। केवल सूर्य के पर्वत मजबूत होने से आप ये नहीं कर सकते बहुत आगे बढ़ जाएगा। चंद्र पर्वत का होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। वेद का मंत्र है कि चंद्रमा मन का कारक है, और एक आम जनधारणा रहती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप बहुत कुछ सोच ही नहीं सकते। तो किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने में सूर्य पर्वत के साथ उसका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। उदाहरण के रूप में कोई पतला दुबला व्यक्ति किसी मोटे व्यक्ति को पीट रहा है, अब पीछे से एक व्यक्ति उस दुबले व्यक्ति को पॉजिटिविटी दे रहा है कि तुमको इससे जीतना है, इसको हराना है। अब उसका भी वो दुबला पतला है लेकिन उसका चंद्रमा मजबूत है, तो क्या करेगा, उस अच्छे खासे व्यक्ति को भी वो हराने का पूरा प्रयास करेगा। चंद्रमा आप यहां से देखते हैं, ये चंद्रमा पर्वत अगर उभरा है तो पहली प्रायोरिटी ये है कि व्यक्ति बड़ा सुंदर बोलने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा, और वो देखने में भी अच्छा होगा। रंग पे मत जाइए। अगर चंद्र पर्वत उभरा हुआ है तो व्यक्ति अट्रैक्टिव होगा, उसकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। चंद्र पर्वत की एक विशेषता है कि चंद्रमा जो पूर्णिमा का है वही अच्छा लगता है, बाकी चंद्रमा उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि चंद्रमा प्रमुख रूप से प्रकाश का कारक है, और प्रकाश नहीं है तो हम चंद्रमा को प्रणाम क्यों करेंगे। तो चंद्रमा उभरा हुआ हो और चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस का निशान न हो, प्लस का निशान न हो, आड़ी तिरछी रेखाएं न हो, तब तो आप चंद्रमा को स्ट्रांग मानिए। और अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो व्यक्ति साधारण स्थिति में भी जन्म लेकर के बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका मन बहुत मजबूत है। अच्छा, एक मैं जानना चाहूंगा मंगल के बारे में, थोड़ा सा कुछ बताइए। मंगल पर्वत कहाँ है, क्या दे सकता है और क्या ले सकता है आपसे। देखिए, मंगल प्रमुख रूप से सेनापति कह सकते हैं, आप इसको सेना नायक कह सकते हैं। मंगल अगर व्यक्ति का स्ट्रांग है तो आप ये समझिए वो तत्काल लड़ाई झगड़ने के लिए तैयार रहता है, वो इजी वे में आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। और इसी स्थिति में जब व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग होता है तो हम उसको ये बताते हैं कि ये पुलिस में जाएगा, प्रशासन में जाएगा, आर्मी में जाएगा। और अच्छा मंगल स्ट्रांग है तो इन्हीं प्रशासनिक पदों में ऊंचे पद पर बैठेगा, क्योंकि इनका कार्य ही है अव्यवस्थाओं को कंट्रोल में करना। उदाहरण के रूप में संत महात्माओं के कई बार मंगल स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? उनकी उनकी अगर वो मंगल स्ट्रांग होगा तो वो संत महात्मा कैसे बन पाएंगे। सारे जो सभी संत महात्माओं को एक लाइन पे हम नहीं खड़ा करके बात कर सकते, लेकिन जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल मजबूत होता है, हम जैसे हमने आप बात की कि यहाँ पर मंगल होता है और यहाँ पर मंगल होता है, अगर ये दोनों पर्वत स्ट्रांग हैं तो आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति प्रशासन के पद में आगे बढ़ सकता है। अब मंगल पर्वत स्ट्रांग है तो व्यक्ति, मंगल क्या है, जमीन जायदाद धरती आदि का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति मंगल से संबंधित धरती, जैसे आजकल फ्लैट बिक रहे हैं, घर बेचे जा रहे हैं, दुकानें खरीदी जा रही हैं, इस प्रकार के कार्य भी अगर व्यक्ति करता है तो वो उसके लिए बहुत सकारात्मक है। प्रॉपर्टी के काम कर सकता है, प्रॉपर्टी काम कर सकता है। एक चीज और भी है, अगर मंगल से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत को चली जाए या शनि पर्वत को चली जाए, अगर मंगल से निकल करके रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। और अगर किसी कारण से प्रॉपर्टी अच्छी खासी नहीं है तो वो किसी विशेष पद में बैठा होगा, और किसी विशेष पद में नहीं बैठा होगा तो उसकी प्रशासन के पद में उसकी पकड़ होगी। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात बताऊं कि जैसे मंगल की रेखा है यहाँ पे और व्यक्ति का शुक्र भी बढ़िया है,
तो ऐसी स्थिति में उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो किसी शॉपिंग मॉल के पास होगी, किसी बैंक के पास होगी, मतलब कहीं जो जहां पर लग्जरी का सामान बिकता है वहां पर उसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग है और मंगल भी स्ट्रांग है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो घर होगा किसी नदी किनारे हो सकता है, किसी तालाब किनारे, सरोवर किनारे, उसके आसपास जल का स्रोत हो सकता है। तो ये भी आप मंगल और दूसरे ग्रहों के कंपैरिजन से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक जानना चाहूंगा, आप बोल रहे हो कि मंगल स्ट्रोंग होना, स्ट्रोंग कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। जब ये मंगल का पर्वत उठा हुआ है, देखिए जैसे आप मेरा मंगल देखें, ये थोड़ा सा डाउन है। अब जैसे मेरे बारे में कोई मेरे घर में कह भी दे कि कुलदीप पांडे वहां झगड़ा कर रहे थे, तो लोग फोन कट कर देंगे, झगड़ा कर ही नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसको लोग डांट रहे थे, ये हो सकता है। कारण क्या है, मंगल थोड़ा सा वीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करेगा जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो और वो किसी प्रकार से उसे समस्याएं प्रदान करे। तो पर्वत जो उठा हुआ है, उभरा हुआ है दोनों जगह, तो मंगल स्ट्रांग है। उसके बाद अगर यहाँ पर रेखाएं हैं तो स्ट्रांग है। लेकिन ध्यान दीजिए, रेखाओं का मतलब ये नहीं कि रेखा ऐसी भी हैं, रेखा ऐसी भी हैं, आड़ी तिरछी भी है, नहीं। या तो सीधी रेखाएं हों जो सूर्य की ओर जा रही हो या बुध की ओर जा रही हो, और या फिर बगल से रेखाएं हो, तो भी आप कह सकते हैं कि मंगल आपका स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया। आगे मंगल के बाद में हम जानना चाहेंगे बुध पर्वत के ऊपर, थोड़ा कुछ बता दीजिए आप। बुध पर्वत हस्तरेखा का सबसे विशेष पर्वत है और बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल आप कोई भी कार्य करो, सारा का सारा कार्य को व्यापार ही कह सकते हैं। कोई व्यक्ति पूजन पाठ करवा रहा है, वो भी उसकी जीविका है, वो भी उसका पांडित्य कर्म है। कोई व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो उसका व्यापार है। अगर ये पर्वत आपका कमजोर है, तो जो आप व्यापार कर रहे होंगे तो किसी के अंडर में कर रहे होंगे, आपके कई सारे बॉस हो सकते हैं, कई सारे सर हो सकते हैं। अगर ये पर्वत आपका स्ट्रांग है तो आप सीए हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में जहां पर धन आदि की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, आप वहां पर हो सकते हैं, आप जीएसटी विभाग में हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कई खड़ी रेखाएं हैं, 5 या 5 से अधिक, इस बात को बहुत ध्यान सुनिए, तो आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एक आप अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। अगर बुध पर्वत पे 5 या 5 से अधिक खड़ी रेखाएं हैं, तो एक बात आप नोट करके रख लीजिए, ऐसे व्यक्ति की सलाह जो व्यक्ति स्वीकार कर ले, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक में और आपको बड़ी हंसी आएगी सुन करके आपको, कि अगर बुध पर्वत में 5 खड़ी रेखाएं हैं और उस व्यक्ति का मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और किसी ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या मैं क्या ले लूं, अगर वो व्यक्ति कोई भी दवा उठा करके उसको दे दे, तो आप निश्चित मानिए वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अगर 5-6 रेखाएं हो, एक बात और बताऊं, अगर 5-6-7 रेखाएं हो तो वैसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है। बहुत बढ़िया। ये मैंने भी एक पुस्तक में पढ़ा था, चाणक्य की पुस्तक में, कि चाणक्य के यहाँ पे 27 रेखा बनी हुई थी बुध पर्वत पे। बुध पर्वत पे। और चाणक्य जैसा सलाहकार आज तक भूतो न भविष्यति, ना हुआ है और ना ही हो सकता है, ना ही हो सकता। हर फील्ड का चाणक्य को नॉलेज, चाहे राजनीति ले लो, चाहे कूटनीति ले लो, और चाणक्य नीति से बड़ी कोई नीति नहीं बनी। भरतहरि नीति बनी है, सतकम बहुत बने हैं, पर चाणक्य से बड़ा कोई नीतिकार नहीं बना, सलाहकार नहीं बना। तो यही कह सकते हैं कि उनके बुध पर्वत पे कुछ अधिक रेखाएं थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ के हम जानना चाहेंगे कि गुरु पर्वत के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताइए। कि देखिए, गुरु क्या है, विद्या, ज्ञान और जितना भी धर्म है उसका प्रतीक गुरु है। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कई आड़ी तिरछी रेखाएं हो, मंगल पर्वत पर हो, तो मंगल पर्वत को खराब करती है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जैसे ये आपकी लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन से कोई भी एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, तो हमारे गुरु जी उसको देख करके कहते थे कि आप सरकारी पद में होंगे। अब अगर उसने कह दिया मैं सरकारी पद पे नहीं हूं, तो वो कहते थे फिर हमें बताओ आप सरकार में किस पद में जुड़े। ठीक है, आप सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी रेखा लाइफ लाइन से निकल करके गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार में
या सरकार के पद में होता है, अगर ये पर्वत आपका उठा हुआ है, गुरु पर्वत, तो देखो गुरु के सामने सभी लोग जाकर के सिलेंडर हो जाते हैं। तो अगर उसने जिसका गुरु स्ट्रांग है, उसने ऐसे हाथ किसी को दिखा दिया, तो हाथ की जो पॉजिटिव रेज हैं वो व्यक्ति के सामने जाती हैं और वो व्यक्ति अपने आप डाउन हो जाता है। गुरु पर्वत अगर बहुत स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा आचार हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है। इसी गुरु पर्वत के स्ट्रांग होने के साथ साथ जो ये सबसे छोटी उंगली है, ये है तो सबसे छोटी उंगली लेकिन बड़े कमाल की उंगली है। अगर इस उंगली का ये वाला पर्व, बहुत ध्यान समझिए, सूर्य पर्व की ऊपर की जो रेखा इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाए और गुरु पर्वत उच्च हो, दोनों चीजें हो, तो आप ये निश्चित मानिए ऐसा व्यक्ति जो सोच लेता है वो कर लेता है, जो चाहता है वो पा लेता है। थोड़ी सी यहां पर कंडीशन अप्लाई है कि चाहत और पाना वो उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हो। भाई वो गांव का व्यक्ति है, अब वो चाहता है मैं सरपंच बनना चाहता हूँ तो सरपंच तो बन जाएगा। अब वो साधारण से गांव का व्यक्ति कह दे कि नहीं मुझे तो बहुत बड़े पद में पहुंचना है, तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर ये रेखा आपकी बड़ी हुई है और गुरु पर थोड़ा स्ट्रांग है तो उसकी मन की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी होती है। मतलब देश काल परिस्थिति को भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आजकल जो सबसे ज्यादा पॉडकास्ट के ट्रेंड में जो चल रहा है, जी जी शुक्र जी, कि कलयुग का राजा है शुक्र, भोग विलासिता को देने वाला शुक्र है, तो शुक्र के बारे में क्या है हस्तरेखा में? देखिए जैसे ये आपका माइक है, तो ये इसकी जो बनावट है, गुलाई है, जैसे आपका कप है, जो कुछ भी है, ये जो भी आपने बना रखा है, ये सारा का सारा आपका शुक्र है। आप चाहते तो हम एक 4 कोने के स्टूल में बैठा सकते थे। जो 4 कोने का आप स्टूल बैठाते उसमें कोने निकले हुए होते, तो जो कोना निकल आता वो वहां पे मंगल हो जाता, और जहां पे ग्लैमर आ जाता है वो सारा शुक्र है। आप बताइए ऐसा कौन व्यक्ति है जो ग्लैमर नहीं चाहता? एक साधारण से गांव का व्यक्ति और दिल्ली में बैठा बहुत बड़ा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आजकल रील बना रहा है। रील में है क्या, 200-400-500-200 उसको लाइक मिल गए और लोगों ने कहा हाँ हाँ वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो शुक्र के पीछे दौड़ कौन नहीं रहा है? दौड़ तो हम भी रहे हैं। अगर हम चाहते तो सस्ता सा किसी कलर का कुर्ता पहन करके बैठ जाते, तो हम भी तो कहीं न कहीं शुक्र की तलाश में है। देखिए हमारी जो भी चाहत है वो सारी की सारी चाहत शुक्र से है। आप थोड़ा एग्जांपल लीजिए, जितनी भी फिल्में भारतवर्ष में निकलती हैं, प्रमुख रूप से मुंबई से, वो सारी की सारी फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती है। संडे को क्यों नहीं रिलीज होती? संडे को तो छुट्टी रहती है। कारण क्या है? फिल्मों में केवल ग्लैमर है, फिल्मों में केवल और केवल प्रदर्शन है। तो जितना प्रदर्शन है वो सारा का सारा शुक्र पे निर्भर करता है। लेकिन सावधान सावधान इस बात से लेकर के कि जितने प्रदर्शनकारी फिल्मों में हो या किसी भी आर्ट के फील्ड में हो, कला के क्षेत्र में हो, जब वो अपने प्रदर्शन में अति कर देते हैं तो फिर वहां पर फैमिली लाइफ बड़ी खराब हो जाती है। शुक्र अच्छा तो है, लेकिन अगर आपने थोड़ी अति कर दी, एक उदाहरण बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उनमें से उनके पति किसी दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी पत्नी किसी दूसरे को सपोर्ट करती। क्यों? क्योंकि आपने शुक्र को इतना ज्यादा दिखा दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं और फाइनली स्थितियां बड़ी खराब हो जाती है। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। शुक्र सुख का प्लेनेट है। एक शब्द होता है भोग, मतलब जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब शुक्र है। और उदाहरण के रूप में आपने ये भी लगा रखा है, तो आप भी चाहते हैं ना कि कुछ हरा भरा हो, हरियाली हो, फ्लावर हो, तो शुक्र सभी प्रकार से अच्छा है आपके लिए। और वो हम इस पर्वत से, ये पर्वत अगर आपका उभरा हुआ है, बहुत कम समय बताना चाहूंगा, अगर पर्वत उभरा हुआ है और पर्वत में या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से किसी प्रकार की एक रेखा हो, तब तो पर्वत आपका अच्छा है। और मालूम पड़े ये शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ है, ऐसी भी रेखाएं हैं, तो वो बन गया आपका जाल, और जाल बन गया तो फिर फंस गए आप शुक्र के जाल में, बचाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चल रहा है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप पामिस्ट के अंदर
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, विश्वास रखते हो और कुछ सीखना चाहते हो, तो निवेदन है कि एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें और जो आचार्य जी बता रहे हैं उनको जरूर नोट डाउन जरूर कर लें आप, ताकि आपके भविष्य में कई ये नोट्स भी काम आ सकते हैं और आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। पर और दूसरी बात, यदि आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे किस विषय पर आचार्य जी के साथ में चर्चा करनी चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। शनि पर्वत पे हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि राहु भी कलयुग में सबसे ज्यादा जो परेशानी देने वाला है और या जो सब कुछ देने वाला है वो भी राहु है, तो राहु के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। एक शब्द है कुजवत केतु। जो केतु महाराज हैं वो मंगल के तरीके कार्य करते हैं और राहु महाराज शनि के तरीके कार्य करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा कार्य करके बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं चाहता? राहु कुछ ऐसा ही है, शॉर्टकट कि हाँ जी बिल्कुल, कि मैं थोड़ा सा कार्य करूं और फेमस हो जाऊं। ये राहु है। आप देखिए राहु को स्थान कुंडली में दिया कहां गया है? राहु को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन और भाग रेखा, जहां पर मस्तिष्क रेखा से मिलती है ये स्थान गड्ढे में दिया गया है स्थान। अच्छा है क्या, जब जो ये भाग रेखा है ये जब मस्तिष्क रेखा पर मिलती है जाकर के तो उम्र होती है व्यक्ति की 35 साल, यानी कि उसका आधा जीवन लगभग लगभग समाप्त हो चुका होता है या उसने जी लिया होता है और आधे जीवन में उसने तैयारी कर ली होती मुझे आगे क्या करना है। मतलब कहने का 28 से 25 से लेकर के 35 साल तक का जो समय दिया गया है हस्तरेखा में राहु महाराज को दिया गया है। अब एक प्रश्न है कि आपने तो कह दिया कि पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपनी हथेली को देखेगा तो ये राहु का स्थान दबा हुआ मिलेगा। तो आचार्य जी फिर कैसे समझें कि राहु आपका अच्छा है राहु आपका बुरा है? देखो, अगर आपने अपने मोबाइल पर फिल्टर नहीं लगा रखा है और आपकी फोटो निकाली जा रही है फिर उसका प्रिंट निकले बिना किसी एडिटिंग के बिना किसी फिल्टर के, अगर प्रिंट आपका बड़ा सुंदर निकल रहा है अच्छा निकल रहा है तो आप निश्चित मानिए राहु प्लैनेट आपका अच्छा है। कारण राहु एक छाया प्लैनेट है, छायाकार ग्रह है और जो प्रिंट निकलता है फोटो निकलती है वो छाया होती है। तो अगर छाया आपकी अच्छी निकल रही है तो क्या है, राहु आपका अच्छा है। अच्छा एक बात और भी है कि यही जो मैंने 35 साल की उम्र बताई, अगर यहीं पर भाग रेखा में कुछ कटिंग के निशान हो तो आप निश्चित मानिए राहु आपका थोड़ा सा कमजोर है। अब ऐसी स्थिति पर क्या करें? ऐसी स्थिति पर अपने घर के जो सबसे साधारण व्यक्ति है, जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो सबसे अधिक मेहनत करने वाला है, क्योंकि छोटा साधारण व्यक्ति ही ज्यादातर अधिक मेहनत करता है। अगर आप घर के स्वामी हैं तो घर में पोछा नहीं लगाएंगे, तो जो घर में सफाई कर रहा है वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो कभी कभी आप उसे कुछ गिफ्ट दे दें, कभी उसकी किसी प्रकार से सहायता करवा दें। जैसे आपके घर पे नाली बहती है, सबके यहाँ बहती है, तो कभी आप अपने घर में सफाई करने वाले को बुला करके, आपकी नाली फिर साफ है फिर भी आपने उसको वहां क्षेत्र के हिसाब से जैसी व्यवस्था है आप उसे कुछ धन दे करके उससे कुछ कार्य करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे धन देंगे व्यक्ति लेगा नहीं, सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, राहु अगर आपका कमजोर है, मैंने बताया ना कि भाग रेखा में अगर कटिंग के निशान है तो राहु कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने से छोटे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को कुछ सम्मान दे करके, कुछ सहायता करके अपने राहु प्लैनेट को आप अच्छा कर सकते हैं। और राहु अगर अच्छा है तो चीजों को बढ़ा देगा। आप ऐसे खड़े हैं और अगर इधर से फोकस मारा जाए तो जो पीछे लाइट जाए, छाया जाएगी, वो आपसे कई गुना बड़ी होगी। राहु चीजों को बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो राहु को प्रसन्न रखना भी अब बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। और केतु के लिए क्या है, और केतु में कौन से निशान शुभ मानते हो आप? केतु क्या चाहता है? केतु ये चाहता है कि ये सब छोड़ो, आप
ये सारे कपड़े आप कहीं दे आओ, दान कराओ, केतु चाहता है। और आप सिर्फ और सिर्फ एक वस्त्र धारण करो और माला पकड़ो। अब इसको जोड़ना व्यक्ति से, जब व्यक्ति का समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जब उसके पास धन की स्थितियां कमजोर होती हैं, तो फिर वो मंदिर का घंटा बजाना शुरू करता है, फिर वो बाबा जी बनना शुरू करता है, फिर वो पूजा पाठ, कंठी माला, अच्छा कौन से धाम जाएं, अब यहाँ धाम जाते हैं, अब वहां धाम जाते हैं। मतलब मंदिर देखा, उसने प्रणाम किया, अच्छी बात है, लेकिन पहले नहीं करता था। कब करना प्रारंभ करेगा? जब राहु डंडा मारेगा। तो राहु चाहता क्या है? राहु ये चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ दो। केतु, क्षमा करें, केतु चाहता है आप सब कुछ छोड़ दो और बस केवल अध्यात्म में लग जाओ। अच्छा, एक बात यहां पर बड़ी आसानी से समझने वाली है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी हैं, आप नौकरी वाले हैं, और कभी न कभी केतु का समय आएगा, समय सबका आता है, सबका समय आता है। जब केतु का समय आएगा तो सारे कार्य आपके डिस्टर्ब करेगा, आपसे कहेगा सब छोड़ो, पूजन पाठ पे आ जाओ। उपाय क्या है? उपाय उस समय उपाय काम नहीं करता जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर पहले से ही प्रिकॉशन लिया जाए, तो आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, आप 2 से 5 मिनट का समय निकाल करके भगवान को प्रणाम करें। अच्छा, जब आप प्रणाम करेंगे तो राहु देखेगा, अच्छा ये तो पूजन पाठ पे लगा हुआ है, चलो ये तो अपना आदमी है, इसको बढ़ने दो, आगे जो कर रहे हैं करने दो। राहु आपको रोकता है, आपके व्यापार को, तमाम चीजों को रोकता है। रुकेगा कब व्यापार आपका? नहीं, जब आप किसी देवता की शरण में चले जाए। बहुत बढ़िया। मतलब शुक्र का अपोजिट रहता है केतु। जी, केतु। तो शुक्र जितना धन संपदा माया में फंसाता है, केतु माया से दूर करता है। विरक्ति का कारक है केतु। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों हाथों को देखना जरूरी होता है, या कई लोग बोलते हैं कि मेल का राइट हाथ देखो, फीमेल का लेफ्ट हाथ देखना चाहिए, ये क्या भ्रांति है या कितनी सच्चाई है इसमें? जब हम अपने गुरुजी के पास गए तो ये प्रश्न बिल्कुल रहते हैं, ये पत्नी का है। तो हम उस समय 22-23 साल के थे, विवाह की कहीं कोई स्थिति दिख नहीं रही थी। तो हमने कहा अब हम इससे क्या समझे भाई, पत्नी का हाथ तो आप कह रहे हैं, अब पत्नी तो है नहीं तो उसका हाथ मेरे पास कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि दोनों हाथ आपको देखने चाहिए। आप जिस हाथ से कार्य कर रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप किस हाथ से अपने कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो हाथ आपको देखना चाहिए। फिर बायां हाथ का उपयोग क्या है? बायां हाथ आपकी गारंटी है। उदाहरण के रूप में, बाएं हाथ में अच्छी भाग रेखा है, दाएं हाथ में अच्छी भाग रेखा नहीं है, इसका मतलब है कि आप एक अच्छा भाग लेकर के आए हैं, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे। दायां हाथ में आपके राइट हैंड में भाग रेखा नहीं है, आप कर्म कर ही नहीं रहे। तो आप जब कर्म नहीं कर रहे, मैंने प्रारंभ में बताया था कि कर्म से रेखाएं बदलती हैं, सोच से रेखाएं बदलती हैं। जब आप कर्म ही नहीं कर रहे तो इधर तो गारंटी है आपके पास होना चाहिए, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं सब लोग करें मैं मौज करूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब, जो लोग लेफ्टी होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज, लेफ्ट हाथ से आप लिख रहे हो तो वो आपको लेफ्ट हाथ ही दिखाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब कई लोग बोलते हैं कि जेंट्स है तो जेंट्स का ये राइट हाथ है, जो लेफ्ट वाला उसकी पत्नी का। अब मैं ये यहाँ एक आता है कि तो फिर राहुल गांधी लेफ्ट हाथ लेके क्यों घूम रहा है? राहुल गांधी लेफ्ट हाथ लेके क्यों घूम रहा है? बहुत बढ़िया बताया आपने। अच्छा, इसमें कौन से निशान है जो शुभ मानते हो, कौन से अशुभ निशान होते हैं हस्तरेखा में? देखिए, अपने घर में बैठा व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही मानता है और बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, बड़ा कंफर्ट फील करता है, बड़ा सुकून से बैठता है। जब आप चेयर में बैठेंगे तो ये आपके चेयर है, तो आप इसमें कैसे बैठ सकते हैं। मैं बैठूंगा तो मुझे लगेगा कहीं मैंने टांग इधर तो नहीं मोड़ दी, उधर तो नहीं मोड़ दी, ज्यादा मैं एक्शन दिखाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा पहली बार लगता बैठा हुआ है। कहने का मतलब है कि जिस प्लैनेट का जो साइन है, अगर वो उसी पर्वत पे बना हुआ है तो शुभ ही मानिए आप। कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी बने वो हमेशा शुभ होते हैं, और कुछ साइन होते हैं कि अपने पर्वत से हटकर दूसरे पर्वत पर बन गए तो अशुभ होते हैं। उदाहरण के रूप में शनि का साइन अगर चंद्र पर्वत पर बन गया तो मानसिक प्रॉब्लम दे देगा आपको,
अब यहाँ पर जो सबसे शुभ निशान होता है हाथ पे, वो गुरु के पर्वत में अगर क्रॉस का निशान बना हो, इसको गुणा नहीं बोलेंगे, इसको प्लस का बोलेंगे, और प्लस के साथ अगर जो सनातन धर्म का प्रतीक है स्वास्तिक का निशान बना हो तो बड़ा शुभ माना जाता है। अब हमारे गुरु जी हैं, उनके यहाँ पे बहुत बड़ा स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, बना हमारे हाथ पे भी स्वास्तिक का निशान है गुरु के पर्वत पे, क्योंकि स्वास्तिक का निशान ही गुरु की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर गुरु की पॉजिटिविटी नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो बात करना तो छोड़िए, एक पग चलना कठिन हो जाता है। अगर हाथ पे मछली का निशान कहीं पर भी बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य का निशान है, ये देखो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने में मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप नंगे हाथ से आंखों से देख सकते हैं। तो सूर्य पर्वत पर अगर सूर्य का निशान हो तो ये आपको सूर्य की मजबूती प्रदान करता है। गुरु का जो निशान है स्वास्थ्य, वो कहीं पर भी बन जाए शुभ ही करता है। गुरु जी कहीं भी बैठ जाए, गुरु जी तो नुकसान नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। तो गुरु का जो प्लस का निशान है, स्वास्थ्य का निशान है, वो कहीं पर भी बने सब प्रकार से पॉजिटिविटी देता है। और अगर स्वास्थ्य का निशान आपके हाथ पर बना हुआ है तो आप निश्चित मानिए आपके अंदर एक धन होगा, जो धन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, संतोष। अच्छा आचार्य जी, एक रील बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो भी पामिस्ट के एक्सपर्ट हैं, या ये क्या है, भ्रांति है, मुझे नहीं पता जी जी। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस बन जाता है जी, ये क्या फल देता है? इसको रहस्य क्रॉस बोलते हैं, रहस्य क्रॉस। अब रहस्य क्या होता है? रहस्य का मतलब है हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हम खोज कर रहे हैं। रहस्य एक बहुत बड़ा विषय है। मतलब जैसे जिनके हाथों पे प्लस का निशान बनता है, मैंने प्लस के निशान को बताया आपको, तो इसको रहस्य क्रॉस बोलते हैं। अगर ये क्रॉस बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति छुपी हुई विद्या को समाज में लाने का कार्य करता है। ज्योतिष एक छुपी हुई विद्या है, इसको वो समाज में लाने का प्रयास करता है। वेद, वेदांत, कथाएं, पुराण, तमाम प्रकार की चीजें हैं जिनका हिंदी वर्जन आ गया, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता। तो जो छुपी हुई विद्याएं, जो हिडन विद्याएं हैं, अगर हाथ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में, तो ऐसा व्यक्ति छुपी हुई विद्याओं का, जो हिडन विद्या है, जो विद्याएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं, उनको प्रकाशित करने का प्रयास करता है। जैसे इस समय जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिहार की जो दो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनको पुनः स्थापित कर रहे हैं। निश्चित मानिए उनके हाथ पर ये निशान बना होगा कि छुपी हुई विद्याओं को, जो किसी कारण से, किसी आक्रांताओं के कारण से विद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, उनको तहस महस कर दिया, उसको पुनः उजागर करने का प्रयास करें। और अगर जिसके हाथ पर बना होता है वो छुपी हुई चीजों को वापस लाने का पूरा प्रयास करता है। अच्छा आचार्य जी, जो दीप का निशान है वो क्या इंडिकेट करता है? ये शुभ नहीं माना जाता, दीप का निशान शुभ नहीं माना जाता। उदाहरण के रूप में जैसे आप किसी मरीज को दवा दे रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है, पहले सारे बबल्स निकाल देता है, उसके बाद आपको इंजेक्शन देता है या कुछ भी देता है। तो वो जो द्वीप का निशान है, इसको शुभ नहीं मानते। एक बड़ी बारीक चीज बताऊं मैं आपको, अगर ये द्वीप का निशान मस्तिष्क रेखा पर बन जाए, डॉक्टर कितना भी स्कैन कर ले सर को, रोग नहीं ढूंढ पाएगा। और वो किसी पंडित जी के पास पहुंच जाएगा, तत्काल बता देगा हाथ दे करके कि भैया इसको तो भयंकर मस्तिष्क पीड़ा होगी, भयंकर मस्तिष्क रोग होगा, क्योंकि मस्तिष्क में द्वीप का निशान बन गया। द्वीप और जौ, वो जो नवरात्र में हम लोग बोते हैं, ये लगभग मिलता जुलता निशान होता है। तो द्वीप का निशान जैसे मस्तिष्क रेखा पर बना, तो मैंने बताया खींची हो सकती है, लेकिन जौ का निशान अगर अंगूठे पे बना हो तो ऐसे व्यक्ति की वृद्धावस्था बड़ी सुकून से बीतती है। एक बात और भी है, ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान का लाभ मिलता है, और उसका पुत्र उसके अनुसार कार्य करने वाला होता है। मतलब पुत्र को माता भक्त या पिता भक्त आप कह सकते हैं। तो आचार्य जी, जो हस्तरेखा में अशुभ निशान होते हैं, जैसे आपने दीप का निशान अशुभ बता दिया, तो ये निशान कर्मों से या किसी उपाय को करने से चेंज हो सकते हैं या हट सकते हैं? देखिए, अगर ये निशान बाय बर्थ है, जन्म से है, तो इनको हटाना या यूं कह देना कि ये हट जाएंगे,
ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उपायों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में सारी की सारी समस्याएं मन से होती हैं। मन अगर डिस्टर्ब है तो फिर आप आगे कोई कार्य कर नहीं सकते। मन का जो स्वामी है चंद्रमा है, और चंद्रमा बैठा है शिव के मस्तक पे। बिल्कुल, तो आप कुछ ऐसा कार्य करें कि चंद्रमा का पूजन होता रहे, चंद्रमा को आप प्रणाम करते रहें, और चंद्रमा अपनी सकारात्मकता आपको देता रहे। तो एक मंत्र होता है शिव संकल्प स्रोत, जिसमें 6 श्लोक होते हैं। अगर इन 6 श्लोकों को 6 बार प्रतिदिन पढ़ा जाए तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और ये जब आप प्रारंभ करें तो इस बात को ध्यान रखें कि वो दिन सोमवार हो या शिववास हो, तभी उसकी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आपको अधिक मिलेगी। एक और साधारण सा उपाय होता है कि शिव मंदिर में जा करके उत्तर की ओर मुख करके आप बैठें, किसी आसन को बिछा करके, और थोड़ा सा दही लेकर के 108 ग्राम के आसपास आप शिवलिंग पर मलें। और उस समय जब आप मल रहे हो तो आपकी आंखें बंद हो, शिव का आप ध्यान कर रहे हो, और सोचें कि कोई पॉजिटिविटी केदारनाथ से निकल करके या काशी विश्वनाथ से निकल करके शिवलिंग के माध्यम से स्पर्श करते हुए आपके अंदर जा रही है। तो शिवलिंग से तो आपको स्नान कराना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि फिर शिवलिंग को उतना साफ करना है कि दही का थोड़ा भी कण वहां पर शिवलिंग के पास बचा ना रह सके। अगर ऐसा आप प्रक्रियाएं करते हैं तो निश्चित मानिए आपके मन को सुकून मिलेगा। और ये अगर लंबे समय तक आपने कर लिया तो जो द्वीप का निशान है वो हट भी सकता है, या नहीं भी हटेगा तो भर भी सकता है। बहुत बढ़िया आचार्य जी की आज की चर्चाएं बड़ी इंटरेस्टिंग रही। दोस्तों आप भी बताइएगा कि हमारा पॉडकास्ट आप सभी को कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट सिर्फ बेसिक नॉलेज था। आप अपने जीवन में यदि अप्लाई करना चाहते हो, हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, तो किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें। और आचार्य जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पाम रीडिंग करा सकते हैं। दोस्तों आज मैं भी आपको कुछ एक पामिस्ट के लिए उपाय दे सकता हूं कि यदि आपकी हस्तरेखा में कोई भी अशुभ निशान बना हुआ है तो गाय को रोजाना रोटी जरूर दें, और गाय के मुख से लेकर के उसकी पूंछ तक दोनों हाथ से उसको सहलाएं, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, जिनके अंदर 9 ग्रहों भी मौजूद रहते हैं गाय के अंदर। तो गाय को रोज पहली रोटी दे और गाय के ऊपर मुंह से लेकर के पूंछ तक हाथ फेरें। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर अमित जी के पास आए हुए हैं, जिनका अपना चैनल है डॉक्टर AS अवेयरनेस, और इनके साथ बैठ करके हमने पॉडकास्ट किया, और कई जगह करते रहते हैं, कई लोगों से मिलना रहता है। लेकिन अच्छा तब विशेष हो जाता है जब सामने वाला उस विद्या का स्वयं महारथी हो। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगा कि केवल आप पॉडकास्ट करते हैं, आपके स्टूडियो चलाते हैं। लेकिन जब मैं आपके पास आया और मुझे मालूम पड़ा कि आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, और हस्तरेखा, कुंडली और अनुष्ठान में आप निपुण हैं, तो फिर मेरी खुशी बढ़ गई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सामने जानकार नहीं होता और प्रश्न पूछता है तो उसको कुछ ही बताते रहो, वो बस हाँ 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 करता रहता है। और जब व्यक्ति जानकार होता है तो अपने को भी अच्छा लगता है, सामने वाले से भी कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आपके साथ। और दोस्तों यदि आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आगे किस तरीके की आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।